गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 8 जून 2021, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी। हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसपायरेशन। आज इसके सेकंड पार्ट में हम लोग जानेंगे कि ट्रांसपायरेशन यानी बाष्पोत्सर्जन के क्या लाभ हैं और बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बाष्पोत्सर्जन का लाभ क्या है, यानी ट्रांसपायरेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, सबसे पहली बात हम करते हैं नंबर 1, पौधों में पानी का अवरोहण व अवशोषण तथा जल के साथ खनिज लवणों का अवशोषण व अवरोहण बाष्पोत्सर्जन के कारण ही संभव है। देखिए, इस बात से एक बात समझिए कि जब जल ऊपर चढ़ा, ठीक है, जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण हुआ और पत्तियों द्वारा बाष्पोत्सर्जन करके जल बाहर चला गया, तो इस बीच में एक क्रिया हुई कि जितने भी जो एलिमेंट्स आयंस के रूप में घुलित अवस्था में जल के द्वारा कहाँ पहुँचे, पौधे के अंदर पहुँचे। तो लगातार नए नए पदार्थ पहुँचते रहते हैं, एक बात ये, और क्योंकि जल लगातार चढ़ता रहता है। दूसरा, अवरोहण क्रिया होती रहती है, मतलब पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही स्थान पर जाके, तो जहाँ जहाँ तक जो है ट्रांसपरेशन प्रोसेस हो सकता है, वहाँ वहाँ तक ये सब पहुँचते हैं एलिमेंट्स, जितने भी पदार्थ हैं घुलित अवस्था में। दूसरा है, पौधे में तापक्रम का नियमन होता है। ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि पौधे एक लिमिट तक जो है उसको ताप को सहन कर सकते हैं। अब उससे ज़्यादा अगर ताप हो रहा है तो क्या होता है, फिर पौधे क्या करते हैं, वाटर को बाहर की ओर वेपर्स के रूप में निकालते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी बॉडी यानी जो बॉडी सरफेस होती है उसको वो मेंटेन कर लेते हैं, उसको उसके टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा बिंदु है कि हानिकारक पदार्थ का उत्सर्जन संभव है। जो उस हानिकारक पदार्थ जो उसके जो साथ में बने हैं, अंदर बॉडी में बन रहे हैं, जो हमारा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के थ्रू जो भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अनयूज़फुल हैं, उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है आसानी से। आवश्यकता से अधिक अवशोषित जल को पादप यानी पौधे शरीर से बाहर निकालता है, यानी कि जितना भी जल सफिशिएंट चाहिए बस उतना ही जल चाहिए, ठीक उतना ही जल बॉडी में रहेगा, उससे ज़्यादा जल क्या होता है, बाहर निकाल देते हैं। तो ये भी एक अच्छा है कि जितनी आवश्यकता है जल की उतना ही पौधे के अंदर रहता है। तो इस प्रकार से जो है पौधों में जो बाष्पोत्सर्जन का लाभ हम लोगों ने जाना। अब हम बात करते हैं कि बाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो देखिए, नंबर 1 जो है वो है ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता। देखिए, वायुमंडल में ह्यूमिडिटी बढ़ने पर बाष्पोत्सर्जन कम होता है। आप कहेंगे सर ये क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी किसी मौसम में जब बारिश होती है तो बारिश के बाद ठीक बारिश के बाद या बहुत ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है तो शरीर पे आपको लगता होगा कि चिपचिपापन सा आ गया, नमी सी आ गई। तो ये जो नमी है, चिपचिपापन है, ये एटमॉस्फेयर में क्रिएट हो जाता है, और जिसके क्रिएशन से क्या होता है, बाहर ही नमी की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि ट्रांसपायरेशन की आवश्यकता पड़ती नहीं है, और यह ट्रांसपायरेशन हो नहीं पाता है। तो इससे क्या होता है, दर जो ट्रांसपायरेशन की जो दर है, जो रेट है, वो क्या होता है, कम हो जाता है। दूसरा, ये प्रभावित कर सकता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ विंड। देखिए, हवा का जो बहाव है यानी हवा की जो गति है वो जो है प्रभावित करता है। कैसे करके, अगर हवा तेज़ चल रही है, अगर हवा तेज़ चल रही है तो क्या होगा, बाष्पोत्सर्जन की दर भी तेज़ होगी यानी कि अधिक होगी, और हवा अगर कम चल रही है तो क्या होगा, बाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद है प्रकाश की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट का बड़ा ही प्रभाव होता है। देखिए, प्रकाश या दिन में बाष्पोत्सर्जन अधिक होता है और रात में कम, क्योंकि क्या होता है, दिन में प्रकाश संश्लेषण के लिए स्टोमेटा खुले रहते हैं और जिससे बाष्पीकरण अधिक होता है। दिन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसमें स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और ट्रांसपायरेशन होता रहता है। लेकिन रात में यही क्रिया नहीं होती, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। समझ गए।
इसके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट अभी बिंदु पे करेंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारा है तापमान, टेम्परेचर। टेम्परेचर अधिक होने पर बाष्पोत्सर्जन की गति बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया था अभी, हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, पौधे अपने शरीर का ताप में नियमन करने के लिए शरीर पानी को बाहर निकालेंगे। उसके बाद है पत्तियों पर स्टोमेटा की संख्या व स्थिति बाष्पीकरण की दर को, यानी कि बाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है। जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतना ज़्यादा ही ट्रांसपायरेशन होगा, जितने कम स्टोमेटा होंगे कम ट्रांसपायरेशन होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि बाष्पोत्सर्जन को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। यार बच्चों, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टोमेटा स्ट्रक्चर एंड स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर। आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत है, इसमें आप देख रहे होंगे स्टोमेटा स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि जो स्टोमेटा होते हैं वो मुख्यतः पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। आपने कभी कोई पत्ती देखी होगी तो आप देखेंगे कि पत्ती जो होती है ना, ऊपर से चिकनी होती है, नीचे क्या होती है, खुरखुरी होती है। बहुत नीचे देखोगे आप तो खुरखुरी से लगती है आपको। तो ऐसा क्यों है? ऐसा होता है बच्चों, ऊपर की तरफ स्टोमेटा कम होते हैं और नीचे की तरफ स्टोमेटा अधिक होते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोग थोड़ा देखिएगा, स्टोमेटा को ध्यान करिएगा। प्रत्येक रंध्र में यानी स्टोमेटा में 2 गार्ड सेल्स होती हैं। इनमें स्टोमेटा को छोटा, बड़ा या बंद करने की क्षमता होती है। स्टोमेटा के नीचे एक सब स्टोमेटल कैविटी होती है जिसका संबंध इंट्रासेलुलर स्पेसिस से होता है। गार्ड सेल्स की अंदर वाली भित्ति मोटी तथा बाहर की भित्ति पतली होती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। आप डायग्राम देख रहे होंगे, गार्ड सेल और लास्ट अंदर जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ग्रीन कलर के अंदर के जो भाग दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे से आपको स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। स्टोमेटा दिन के समय खुले रहते हैं और रात में ये क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। शुष्क हवा के चलने तथा अधिक बाष्पोत्सर्जन होने पर भी ये बंद हो जाते हैं। ज़्यादा मात्रा में अगर बाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो क्या होगा, ये बंद हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग किस प्रकार होती है। देखिए, अंधेरे या रात्रि के समय स्टोमेटा में जो गार्ड सेल्स होती हैं उनमें स्टार्च अधिक होता है। ये तो आपको बताया गया कि स्टार्च बनता है क्योंकि ग्रीन है। ठीक है, अब ग्रीन है तो क्या होगा, उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा। अब क्लोरोप्लास्ट है तो इसमें फूड बनना है। किंतु प्रकाश के समय यह फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में विलयशील शर्करा में यानी शुगर में चेंज हो जाते हैं, जबकि मीज़ोफिल कोशिकाओं में ठीक इसके विपरीत होता है। दिन के समय जो स्टार्च होता है वो विलयशील शर्करा में बदल जाता है। बदल जाने से जो गार्ड सेल्स हैं यानी कि द्वार कोशिकाओं के कोशिका रस का परासरण दाब बढ़ जाता है और ये मीज़ोफिल कोशिकाओं से जल अवशोषित कर स्फीत हो जाती हैं। इसके कारण पतली बाह्य भित्ति तन जाती है यानी फूल जाती है, जिससे द्वार कोशिकाएँ जो होती हैं यानी कि जो हमारी जो गार्ड सेल्स हैं उनकी भित्ति बाहर की ओर खिंचती है और रंध्र खुल जाते हैं। भित्ति जो है स्फीति यानी जो उसमें दाब हो जाता है, वो भित्ति क्या होती है, खिंच जाती है। खिंचेगी तो क्या होगा, गार्ड सेल्स फूल जाएंगे। अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती तथा जो शुगर है वो आघूलनशील स्टार्च में बदल जाती है। इसके फलस्वरूप द्वार कोशिकाओं का परासरण दाब कम हो जाता है और पानी बाहर निकल जाता है, जिससे जो गार्ड सेल्स हैं वो शिथिल हो जाती हैं और रंध्र फिर से बंद हो जाते हैं। तो ये बंद और खुलने की प्रक्रिया है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं बच्चों, अगर गार्ड सेल्स बंद भी होती हैं तो भी रात्रि के समय में इन्हीं गार्ड सेल्स इन्हीं स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग होती भी है, तो लेकिन फिर भी इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा विसरण क्रिया यानी डिफ्यूज़न के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है रात के समय।
दिन में तो ट्रांसपायरेशन होता ही है, लेकिन रात के समय में एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी इसी के द्वारा होता है, क्योंकि इसमें कोई जो है फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती, बिना फोर्स के ही डिफ्यूज़न के द्वारा गैस पास आउट होती रहती है। तो इस प्रकार से आज का जो हमारे टॉपिक थे, हम लोगों ने जाने कि बाष्पोत्सर्जन का लाभ क्या है, बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और रंध्र की संरचना तथा जो स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग की प्रोसेस है, हम लोगों ने इसको जाना। आप लोग इसको कॉपी में नोट करिएगा, साथ ही साथ इसको डायग्राम को बनाइएगा। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए, धन्यवाद।